लगा दो स्टार्ट। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेंद्र सिंह चौहान, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन पोर्टल। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है पिछली बार आप जैसे मैं आपसे समझ चाहता हूँ, ये जो वीडियो है हम हिंदी मीडियम के लिए बना रहे हैं और हिंदी मीडियम का ही है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत फिर से एक बार हिंदी में ही करना चाहूँगा। मैं महेंद्र सिंह चौहान आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो कि करनी एकेडमी एंड एजुटेक है। इसी के साथ ही बात करते हैं जो हमारा पिछला टॉपिक जो रह गया था, हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमने पिछली क्लास में हासिल की थी, जो कि हमने स्लाइड में दिखाएंगे। स्लाइड सो प्लीज़। यहाँ तक हमने बात की थी पिछली क्लास में पौधे हरे क्यों होते हैं, और ये मेरे से क्वेरी भी पूछी गई थी। क्लास कुछ मेरे जो लाइव सेशन इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे तो उनको मैंने सजेशन किया था कि आप मेरे एक हिंदी में वीडियो है उसको जरूर देखिए। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे होने का दो कारण था, एक तो उसमें प्रेजेंस होते हैं क्या, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पादप कोशिका का कोशिकांग। उसके अलावा बात करें यहाँ पे सेकंड था, मैंने रिफ्लेक्शन वाला मैटर डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन की वजह से ये पादप जो हैं हरे होते हैं। यहाँ देखिए ये वाला जो भी सेगमेंट है ये वाला क्या है, हरे कलर में है। तो हरे कलर में ये कौन सा है, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे थाइलेकॉइड, ये वाला। हालांकि इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। यहाँ पे मैंने इसके जो स्ट्रक्चर था, ये आउटर मेम्ब्रेन थे, ये इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सॉरी, इसको मैं हिंदी में बताना चाहूँगा, ये बाहरी झिल्ली, ये वाली आंतरिक झिल्ली, और ये जो आपको बैग थैलेनुमा संरचना दिख रही है इसको थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर समानांतर पटलिकाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेनम जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट के भीतर होते हैं, एक हरितलवक के भीतर होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए ये ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, इस तरह से ग्रेनम के आपस में जुड़े, और बीच में जोड़ने वाली जो कनेक्टिव लिंक होता है उसको कहते हैं इंटर ग्रेनम। यहाँ नहीं लिखा है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटर ग्रेनम। इंटरग्रेनम के साथ बात करें, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, मेनली जो रिएक्शन जो होगी फोटोसिंथेसिस की, दो पार्ट में होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक प्रकाश अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाश अभिक्रिया होगी। यहाँ ग्रेनम के बाद कुछ फ्लूइड्स होता है, ये जो फ्लूइड दिख रहा है तरल पदार्थ, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। यहाँ पे थाइलेकॉइड में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है, प्रकाश अभिक्रिया, जबकि स्ट्रोमा में क्या होगी, अप्रकाश अभिक्रिया। मैं आपको बताऊंगा अब आगे। अप्रकाश अभिक्रिया कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, जबकि प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होगी, थाइलेकॉइड में। तो ये चीज डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा इन दोनों में। यहाँ पे यहीं पे क्या होते हैं, पर्णहरित उपस्थित होते हैं। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये हरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखा गया प्रकाश का रंग है या नहीं अवशोषित है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं। हालांकि मैंने एक डायग्राम दिखाया था जिसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तित किरण है, ठीक है, ये विजिबल एस्पेक्ट को अगर याद है तो हमने पिछली क्लास में बात की थी इस रिगार्डिंग। तो ये जो है पूरा का पूरा ये भिन्न रंग दिख रहे हैं आपको, ये किसके रंग है, इंद्रधनुष के। इंद्रधनुष के, और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 कौन कौन से होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग। और ये छोटा सा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 7 रंग यहीं पे हैं। अब जो है यहां से 7 रंग जब आते हैं, सूर्य से आ रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग गिर रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ बात करें, ये जो कोशिकांग है पेड़ की पत्तियों पर, ये कोशिकांग क्या करता है, इन कलर्स को और इन कलर को
क्या कर लेता है? अवशोषित। मतलब कि इनका क्या होता है? प्रीवियस स्लाइड। इनका 3 ये और 3 ये, इनका तो अवशोषण हो जाता है और हरे प्रकाश का क्या करता है? पूरा वापस प्रतिबिंबित कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, परावर्तित होने के कारण क्या दिखते हैं हमें? पत्तियां और हरे रंग की दिखाई देती है। तो दो मुख्य कारण है। देखो ये मैंने लिखा है, जो आपको बता दिए हैं, इस डायग्राम में सिर्फ वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो हम बात कर चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। और रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो एटीपी और NADPH2 के रूप में संचित की जाती है। एटीपी और NADPH2 के रूप में परिवर्तित की जाएगी। बाद में उसका उपयोग किया जाता है ग्लूकोज को बनाने में, शर्करा को बनाने में। ठीक है, जो कि अभिक्रिया संपन्न होगी। हम बात करेंगे अप्रकाश अभिक्रिया का भाग है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की ये अभिक्रिया है। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सभी जानते होंगे, नहीं तो मैं लिख देता हूं इसके नाम। कार्बन डाइऑक्साइड और ये पता ही है ये जल है और जल है तो कल है। ये बना ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है? शर्करा, ऊर्जा का स्रोत। अब जैसे मैंने आपको अगर याद हो तो मैं पहले बताया था, अर्थ पे, पृथ्वी पे अगर ऑक्सीजन का उद्विकास हुआ है तो वो इसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का परिणाम है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं होती, जिसे हम सब प्राणवायु गैस कहते हैं। अब यह अभिक्रिया होती है जब CO2 और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा, अब यहां पर्णहरित भी लिख देते हैं, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, पर्णहरित के द्वारा ग्लूकोज या शर्करा का निर्माण करते हैं तथा सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊर्जा या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहाँ पे सूर्य। और मैंने आपको डे फर्स्ट ही बताया था कि अर्थ पे ओवरऑल ऊर्जा का स्रोत क्या है? एनर्जी का एकमात्र जो रिसोर्स है वह है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा को ही एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, चाहे वह पवन ऊर्जा क्यों नहीं हो, चाहे वह सोलार सिस्टम क्यों नहीं हो, सोलार एनर्जी क्यों नहीं हो, या फिर रासायनिक ऊर्जा क्यों नहीं हो। तो ये क्या है? सूर्य ऊर्जा को ही एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, अर्थात ऊर्जा के एक रूप का अन्य रूप में रूपांतरण होना। ये थर्मोडायनेमिक्स का, यहाँ ऊष्मा गतिकी के नियमों के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। ये आपके फिजिक्स का पार्ट है, ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ोगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण ओवरऑल ये है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। और यह अभिक्रिया कहाँ हो रही है? बड़ा सा एक डायग्राम दिख रहा है आपको, कहाँ हो रही है? पेड़ की पत्तियों पर। पेड़ की पत्तियों पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट बात करें हम, ये देखो बस इसी में लिखा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉपिक जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से चीनी, अब चीनी कह दो, चीनी क्या होती है? मिठास होती है। मिठास क्यों होती है? क्योंकि एक प्रकार की वो शर्करा है।
और शर्करा की बात की हमने, शर्करा के रूप में किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का। और ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनी। और इसके लिए क्या उपयोग हो सकता है? प्रकाश ऊर्जा या फिर सूर्य का प्रकाश। साथ में क्या चाहिए? एक चीज लिखना है, यहां रह गया है, तो क्या लिख सकते हैं अपन? पर्णहरित की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में। नेक्स्ट बात करें, एंड अब ये बात कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे अभी केल्विन साइकिल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, ये हम यहां लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण और इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये अभिक्रिया हो गई प्रकाश अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया था एटीपी और NADPH2, ये 2 आएगा यहाँ, NADPH2 का निर्माण किया जाता है प्रकाश अभिक्रिया में। और प्रकाश अभिक्रिया में ही जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन, और जिसके परिणाम स्वरूप यहां देखो ऑक्सीजन गैस बनती है। जो भी रिएक्शन लिखी थी हमने, ऑक्सीजन गैस को उत्पाद में मुक्त किया था, ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है। तो ये बड़ा भाग जो है, ये बात कर रहे हैं, ये प्रकाश अभिक्रिया है। और ये हरा हरा क्यों बनाया पता है आपको? क्योंकि अभी हमने आपको क्लोरोप्लास्ट का चित्र दिखाया था और हरा भाग क्या था? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के स्टैक्स बनके क्या बना रहे हैं? ग्रेनम। तो मुख्य रूप से ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है थाइलेकॉइड, यहाँ पे ग्रेनम, स्ट्रोमा, या फिर ए व बी दोनों। तो थाइलेकॉइड और ग्रेनम को एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सिर्फ मैं इसको बात करूं, एक थैले को यहाँ पे सिर्फ इसकी, तो ये थाइलेकॉइड, और इन सबके सामूहिक रूप में बात करूं तो ग्रेनम। तो यहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया थाइलेकॉइड या ग्रेनम में संपन्न होती है। देखो अब यहाँ क्या होता है? एडीपी का नाम होता है यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और NADP का नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे ADP, अब यहाँ रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं, ADP प्लस ये देखो एक P और जुड़ रहा है। ADP का नाम क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और मतलब कि डाई का मतलब होता है दो फॉस्फेट है यहां पे, और एक और फॉस्फेट यहां आ गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है? देखो ये ATP बना। तो इसका अब नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से
इसका निर्माण होता है। तो आप देखो यहाँ पे एडीपी के साथ एक पी जुड़ा तो परिणाम स्वरूप क्या बना, एटीपी। इसी प्रकार से एनएडीपी में जब हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं, अब कौन सा हाइड्रोजन आयन है, अब देखो यहाँ पे जल का अपघटन हुआ, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, O तो यहाँ आ गया, क्या पीछे बचा, H2, तो ये H2 जाकर के जुड़ता है किससे, NADP से, तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, NADPH2, ठीक है। तो NADPH का निर्माण होता है और ये सब कब होगा, जब लाइट मिलेगी। तो मुख्य रूप से यहाँ अभिक्रिया संपन्न करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, पर्णहरित उत्तरदायी होता है। पर्णहरित नहीं होगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, जल का अपघटन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आगे गति नहीं करेंगे और ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल प्रक्रिया में और एटीपी और NADPH2 का निर्माण भी नहीं होगा। अगर इनका निर्माण नहीं हुआ तो ये केल्विन साइकिल जो देख रहे हैं अपन, ये भाग होता है डार्क रिएक्शन का, कौन सी, अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया, तो हमने जो दो रिएक्टेंट लिए थे CO2 और H2O, तो यहाँ पे H2O तो यहाँ काम आ रहा है और CO2 कहाँ आएगा, हमारी अप्रकाश अभिक्रिया में। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, केल्विन चक्र। अब ये काफी चीजें लिखी है, इसके लिए मुझे ये पुराना लिखा हुआ मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। और पीछे वाला बैक स्लाइड प्लीज, ये मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको देखने में सुविधा रहेगी, अदरवाइज मैं पढ़ लूंगा और आप देख नहीं पाएंगे। चलो, अब केल्विन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड से चीनी बनाता है। सबसे पहले हमने बात की, यहाँ पे एटीपी का निर्माण हो गया और NADPH2 का निर्माण हो गया। किसका उपयोग किया गया, जल का और सूर्य के प्रकाश का। अब इनका उपयोग करके यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ जल, यहाँ CO2, इधर ऑक्सीजन निकल गई, तो साथ में क्या था, मेन प्रोडक्ट तो शुगर है, और शुगर कौन सी, ग्लूकोज, शर्करा का निर्माण देखा जाता है। प्रकाश अभिक्रिया में द्वारा उत्पन्न एटीपी है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर रह गया है। एटीपी चीनी संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, हमें पता है एटीपी, जैसे भी बताया मैंने आपको, ये रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा प्रदान करेगा कहां पे, ये केल्विन साइकिल में। प्रकाश अभिक्रिया द्वारा उत्पादित NADPH ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब NADPH2 का भी उपयोग किया जाएगा अपचयन की अभिक्रिया में, क्योंकि यहां बात करेंगे तो यहां पर भी, यहां जल से देखिए ऑक्सीजन विमुक्त हुई है, तो यहां पे अपचयन और यहां से हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, देखो, ठीक है। तो यहां पे अपचयन की अभिक्रिया देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की ही जगह। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का वह स्थान जहां पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट का एक हिंदी में नाम है, वैसे क्लोरोप्लास्ट की चलन में है, फिर भी एक हिंदी में जो उसका नाम है वो बता देता हूं, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण कुछ पौधों में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में होता है, ठीक है। बात करेंगे अभिक्रिया की, बात करा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहां होती है, कि क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में, ऑर्गेनेल की जगह, ऑर्गेनेल इंग्लिश वर्ड है, कोशिकांग में संपन्न होती है या फिर ऑर्गेनेल कहा जाता है। ये यहां इस तरह से लिखा था, ऑर्गेनेल में संपन्न होती है। सभी हरे पौधों के हिस्सों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जहां पर भी हरा भाग है
वो किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। पत्तियों में सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो पादप के किस भाग में सर्वाधिक क्लोरोप्लास्ट होंगे? तो यहाँ पे पत्तियों में सर्वाधिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हरा रंग क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट में आता है। हरा रंग क्यों है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हरे रंग के दो कारण हैं। एक तो क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? पर्णहरित। पर्णहरित के कारण आता है। और दूसरा कारण मैंने क्या बताया था? दूसरा जो वापस से रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित कर रहा है प्रकाश, कौन सा प्रकाश प्रतिबिंबित होता है? हरा प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, इस कारण से उसका रंग हरा होता है। फिर पिगमेंट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन सा पिगमेंट? ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्रकाश ऊर्जा को सारे रंग, 7 रंग जो आते हैं, 7 रंग में से 6 रंग का क्या होता है? अवशोषण। और 1 रंग का क्या होता है? परावर्तन या प्रतिबिंबित कर देते हैं। और एक रंग कौन सा? हरा रंग जो है वापस से रिफ्लेक्ट होता है, वो वापस से सामने जाता है। उसी कारण से पत्तियों पे हमें उसका रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है, हरा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफिल का कलर भी हरा है, तो उस प्रकार को उसको तो अवशोषित करने से कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 कारण है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें, अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। जैसे ऑलरेडी बता दिया, ज्यादातर प्लांट जो है वहां पे मैक्सिमम, अधिकांश मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में हम बात करें, ज्यादातर पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होगा? पत्तियों में होता है। ठीक है, अब पत्तियों के आप कहोगे सर पत्तियों में तो होता और कहाँ होता? नहीं, पत्तियों के अलावा तने भी है, वो भी करते हैं। कुछ जड़ें हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करती है, जो बाहर आती है। ठीक है, तो पत्तियों के अलावा जो है वो तने में और जड़ों में की कोशिकाओं के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो सकती है, बशर्ते है उनके पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। एक क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या शामिल होता है? एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो नाम आ रहा है सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं। थाइलेकॉइड्स, ये थैलेनुमा संरचना बनाई थी हमने, इसको कहते हैं थाइलेकॉइड। और ऐसे थाइलेकॉइड खूब सारे इकट्ठे होते हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रेना। ये ग्रेना। फिर यहाँ पे थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल होता है, जैसे मैंने बता दिया। यहीं पे क्या होगा? पर्णहरित है, क्लोरोफिल है इसके भीतर ही, और यहीं पे क्या होती है? प्रकाश अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल हरा वर्णक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को पकड़ता है। क्लोरोफिल कैसा वर्णक है? हरा वर्णक है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को पकड़ता है। मैंने बताया जैसे आपको, मेनली लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। और क्लोरोफिल के साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना के दौरान। अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया, जिसने नहीं पढ़ा हो, तो बेझिझक वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उसको वो चीज बता देंगे। इसके बाद बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, क्लोरोप्लास्ट का स्थान और संरचना। ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट का जो स्थान है, ये पत्तियां, पत्तियों की संरचना। ये देखो, ये CO2 एंटर कर गई। ये जो छेद है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ शायद आप बता दें, आप में से कोई नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। इनको कहा जाता है रंध्र। रंध्र क्या होता है? पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद। बंद भी है, ये बंद है और ये खुले हैं। जब खुले होते हैं, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। अब ये मेसोफिल सेल्स है, पर्णहरित की कोशिकाएं हैं, यहाँ पत्ती पर उपस्थित कोशिकाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इन्हीं कोशिकाओं में ये हरे हरे डॉट्स जो हैं, ये हरे डॉट्स। ठीक है, मेसोफिल्स या पर्णहरित की कोशिकाओं में ये है हरित लवक। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, पर्णहरित
की कोशिका। और ये आपको सबको पता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि लीफ जो होती है उसको सेक्शन करके ब्लेड से पतला सा थिन सेक्शन बना के पतला एकदम से काटा गया है, फिर उसका माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया है, तो वो अध्ययन से ये चीज सामने आती है। ये वैसे आपके एक प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है स्कूलों में। अब लैब खुलेगी और कराना तो होगा ही, एग्जाम तो जैसे कैसे भी होता है, लेकिन इसको मैनेज हो जाता है। ये तो आप बिल्कुल आप खुद देख सकते हो इन चीज़ों को, वहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व करोगे, वास्तव में ये दिखते हैं ये सारी चीज़ें। आप इनको रंध्र भी देखने को मिलते हैं आपको। ये जो स्टोमेटा है, ऊपर वाली झिल्ली और नीचे वाली झिल्ली में भी रंध्र को देख सकते हैं। और ये एक सामान्य क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, हरित लवक की संरचना। ये देखो, ये थाइलेकॉइड और ये थाइलेकॉइड का पूरा स्टैक, जिसको कहा ग्रेनम, और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम है। एक ग्रेनम जो दूसरे ग्रेनम से जुड़ता है उसको इंटरग्रेनम कहते हैं। ये देखो, एक झिल्ली बाहर की है उसको आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, एक झिल्ली अंदर है जिसको इंडर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और दोनों झिल्लियों के बीच में ये देखो ये स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है दोनों झिल्लियों के बीच में, इसको कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतरा झिल्ली अवकाश। और ये सामान्य तौर पे एक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना है। ये सारे ऐसे ही दिखते हैं। देखिए आपको हमने पत्ती, पहले आपको इस तरह का डायग्राम दिखाया, पेड़ की टहनी पे पत्ती लगी हुई, पत्ती का हमने छोटा सा भाग ये लेकर के यहाँ से ऐसा दिखाया आपको, ठीक है। अब उसके बाद इसी भाग में से एक छोटी सी कोशिका लेकर के उठाई तो आपको दिखाया छोटा सा भाग। ये देखो उसमें हरे भाग कितने दिख रहे हैं, कितने क्लोरोप्लास्ट है। अब इस कोशिका के भीतर ये जो हरा भाग है क्लोरोप्लास्ट, उसका हमने चित्र बड़ा करके दिखाया। इसमें ये जो संरचना दिख रही है और इसका एक्चुअल ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर जो होता है वो ये जेन्युइन है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये वाला भाग जो दिख रहा है डार्क डार्क, ये है थाइलेकॉइड ग्रेनम, और ये बीच बीच में डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये है स्ट्रोमा। उसके अलावा यहाँ पे और क्या पाया जाता है, यहाँ पे एक डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए और राइबोसोम। राइबोसोम कौन से होते हैं ये आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता के इस चीज़ को थक गया हूँ आप लोगों को। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइबोसोम के कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, कौन से राइबोसोम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करने से पहले चाहूँगा मैं, देखते हैं अब अपन शायद इसके बाद का जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करते हैं। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है, ताकि हम मेरे तक अगर वो कमेंट ही नहीं पहुँचेंगे, आपके डाउट ही नहीं पहुँचेंगे तो मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मन में डाउट्स है तो मन में ना रखें, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करें ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं और आपके मन की संशय भी जो क्लियरेंस हो सके उसका भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको हमारे चैनल के मेरे वीडियो से रिलेटेड या हमारे जो भी आपके और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।